सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद अब ऑपरेशन महादेव पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च कर दिया गया है। इस ऑपरेशन महादेव के अंदर किन लोगों को इनकाउंटर किया जा रहा है, इसकी हकीकत क्या है और इसका ड्रॉप सीन जो सामने आ चुका है, आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको वो हकीकत बताएंगे जो कि इस वक्त भारत की सरकार, मोदी सरकार अपनी आवाम तक पहुंचने नहीं दे रही है। उनकी आंखों के आगे पट्टी बांध दी गई है। दोस्तों, वो हकीकत आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे, तिया पांचा करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे इसी वीडियो के अंदर, और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि HQ-19 के बाद HQ-29 पाकिस्तान में आने वाला है। जी हां दोस्तों, ये HQ-19 का भी एक अपग्रेडेड वर्जन है, एक ताकतवर तरीन दिफाई निजाम है चाइना का, जो कि पाकिस्तान के पास आ सकता है। और इसकी क्या खसूसियात हैं, ये दुनिया का कैसे टॉप 3 में शुमार होने वाला दिफाई निजाम पाकिस्तान आएगा और ये कैसे बाकी दिफाई निजामों को टक्कर दे सकता है। इसके बाद भारत में किस तरह से सफ़े मातम बिछ सकती है, आज की वीडियो में यह भी आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि S-400 हमारे हमसायों के पास पहुंच चुका है। रशिया का S-400 की जब मैं बात करूं तो आपके जहन में भारत आएगा और आपके जहन में वो S-400 आएगा जो कि हमने इनका तबाह किया था, लेकिन अब की बार भारत को नहीं बल्कि ईरान के अंदर ये S-400 पहुंचा दिया गया है। मकसद क्या है, इससे इजराइल को किस तरह से अब खबरदार हो जाना चाहिए, आज की वीडियो में इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10% गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हमें आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, जब से ये पहलगाम वाकया हुआ है तब से उसके ड्रॉप सीन सामने आ रहे हैं। फौरी तौर पर हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी जानिब से इसका तिया पांचा कर दिया गया था। ऑलरेडी ये साबित कर दिया गया था कि किस तरह से ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और इसके ऊपर एक बड़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट शाया की गई थी और उसके अंदर हमें पता लगता था कि किस तरह से ये पुलिस स्टेशन इससे इतनी दूरी पर था लेकिन फिर भी नहीं पहुंच सका और उनके मुल्ज़मान को खुद ही इनकी पुलिस ने नहीं पकड़ा। उसके बाद महीने गुजरते गए, रातें गुजरती गईं, दिन गुजरते गए, लेकिन उन मुल्ज़िमान का पता नहीं लग सका। लेकिन एक खबर सामने आई थी, वो ये थी जो कि इनके गोदी मीडिया ने चलाई कि 2-3 लोग पकड़े, उनके स्केचेस बनवाए और वो मीडिया के ऊपर शाया कर दिए और कहा गया कि ये हैं वो लोग जो कि इस पहलगाम वाक़ये के पीछे थे। लेकिन दोस्तों, फिर आगे जब बढ़े हम तो फिर पता लगा कि इनकी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उसकी तरदीद कर दी कि हमने जिसके स्केचेस चलवाए थे वो लोग नहीं हैं जिन्होंने पहलगाम वाक़ये के अंदर हिस्सा लिया था या उसको परफॉर्म किया था, बल्कि वो तो कोई और थे। तो इसीलिए फिर अभी तक जो है वो उनका पता नहीं लग सका कि ये पहलगाम वाक़या किया किसने, वो वाक़या जिसकी बिना के ऊपर इन्होंने 1.5 अरब लोगों की ज़िंदगियां खतरे में डाल दी और एक न्यूक्लियर वार के दहाने पर ले आए इस पूरे खित्ते को, जो कि पलक झपकते ही इस खित्ते को ख़त्म कर सकता था। मतलब आप देखिए कि इससे पहले 2 न्यूक्लियर पार्ट्स आपस में यूं नहीं भिड़ी जिस तरह से ये वाला हमारा फेस ऑफ हुआ है। इतने तैयारे कभी तारीख में आमने सामने नहीं आए थे जिस तरह से अब की बार आए थे। तो ये इस दहाने पे जिस वाक़ये के बाद पाकिस्तान और भारत को लाके खड़ा किया गया भारत की जानिब से, उसका हो क्या रहा है आप ज़रा वो मुलाहिज़ा कीजिए कि अब ऑपरेशन सिंदूर एक तरफ कहते हैं कामयाब हो गया, दूसरी तरफ कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी भी चल रहा है, लेकिन उसी के साथ एक ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया है। अब ये ऑपरेशन महादेव जो है इसके अंदर कर ये रहे हैं कि आज खबर आई कि 3 लोगों को कश्मीर के अंदर फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। मतलब फायरिंग का तबादला हुआ उनकी फोर्सेस की जानिब से और उनके माबैन, और उसके नतीजे में वो मारे गए। तो ये खबर जो है वो सामने आई थी और उसके बाद कहा गया कि ये ऑपरेशन महादेव है जिसका आगाज कर दिया गया है भारत की जानिब से। और उसके नतीजे में फिर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमारी फोर्सेस ने ये बात जो है वो दुनिया के सामने रखी है कि ये जो पाकिस्तानी लोग इस वक्त मौजूद हैं भारत की जेलों के अंदर, इंडियन जेल्स के अंदर, उनको निकाला जा रहा है और उनका फेक इनकाउंटर किया जा रहा है और उनको फिर नाम दिया जा रहा है कि ये लोग पहलगाम वाक़ये के पीछे थे। आज के जो 3 लोग उन्होंने मारे हैं उसको कहा गया है कि ये पहलगाम वाक़या करने वाले लोग थे जिनको जो भारत है उसने मार दिया ऑपरेशन महादेव के अंदर। तो अब ये जो लोग मारे गए हैं, पहले तो इन पे सवाल ये उठता है कि आखिर आपको पता कैसे लगा कि ये ऑपरेशन पहलगाम वाक़या था, उसके पीछे ये लोग थे। अभी तक आप लोगों के पास उनके चेहरे नहीं हैं, आप लोगों के पास उनके नाम नहीं है। मतलब इस केस के अंदर आप देखिए कोई इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है, कोई पेशरफ नहीं है कि अभी तक
इसके पीछे कौन मुलविस था? बस एक आप यूं कह लीजिए कि बोगस दावा है कि पाकिस्तान था। पाकिस्तान किस तरह से था? अब देखिए, इनके अपने जो वजीर दाखिला हैं वो ये बात कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ आप लोगों के पास कोई सबूत नहीं है, बिना सबूत के आप उनके ऊपर इल्ज़ाम किस तरह लगा सकते हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनके अपने जो साबिक वजीर दाखिला हैं उन्होंने हालिया जो बम है वो इनके ऊपर फोड़ा है, जिनका नाम चदम बरम है। उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमत है बगैर सबूत की बुनियाद पर कैसे दावा कर सकती है कि दहशतगर्द पाकिस्तान से आए थे? अगर ऐसा है तो सबूत क्यों नहीं पेश किए गए? वो तो ये भी कहते हैं कि ये भारत के ही शहरी थे, इन्होंने भारत के अंदर ही तरबियत हासिल की है। और आप देखिए इनका कॉन्फ्लिक्ट, एक तरफ पहलगाम वाक़ये के अंदर नो इन्वेस्टिगेशन, फिर हम क्यों ना कहें कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जबकि पाकिस्तान का आप रवैया देखिए, हम लोग कहते हैं कि आलमी फोरम्स पे चलो, हमारे साथ कोई थर्ड पार्टी को बीच में इन्वॉल्व करो और फिर इसका फैसला करवाओ, लेकिन उसकी तरफ ही आते ही नहीं है। तो आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि आखिर ये फिर बात किस तरफ जाती है, और ये इसको हम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना कहें तो फिर इसको क्या कहा जाए, इसका नाम आप खुद ही सोच लीजिए। लेकिन एक और अहम तरीन डेवलपमेंट जो उस खित्ते के अंदर हो रही है वो ये है कि HQ-29 के हवाले से आज पाकिस्तानी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया और चीनी सोशल मीडिया के ऊपर भी कुछ चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, और वो HQ-29 के हवाले से हैं। दोस्तों, ये चीन का एक जदीद दिफाई निज़ाम है, एक ऐसा दिफाई निज़ाम जो कि अमेरिका के थार्ड सिस्टम और रशिया के S-500 सिस्टम के मुकाबले का है। मतलब उनके हम पल्ला समझा जाता है। एक ऐसा दिफाई निज़ाम जो कि ग्राउंड को भी हमारी महफूज कर देगा, उसके बाद खलाओं को भी महफूज कर देगा। और आप देखिए कि जो चीन है उसके पास HQ-19 पहले से मौजूद है, जो कि ये काम कर सकता है कि सैटेलाइट के अंदर हम सैटेलाइट्स को जो हमारे पर सर्वेलेंस कर रही होती है उनको हिट कर सकें। लेकिन HQ-29 के अंदर ये जदीद फीचर्स हैं कि ये उसका जो स्टेज है वो उससे भी ऊपर है। मतलब वो दरमियानी या आप यूँ कह लीजिए मदार के पास की जो करीबी सैटेलाइट्स हैं उनको हिट कर सकता है, तो ये उससे भी ज़्यादा कर सकता है। इसकी जो खसूसियात हैं ज़रा मेनली वो डिस्कस कर लें तो इसके अंदर ये वाली जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो रखी गई हैं कि ये जो आप यूँ कह लीजिए मिड कोर्स के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल होता है, अगर किसी मुल्क की तरफ आ रहा है और उसके अंदर ये नस्ब है तो ये उसको दरमियानी रास्ते के अंदर ही डिटेक्ट करके मार देगा। और उसके बाद ये ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को भी मार सकता है, और उसके बाद हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी मार सकता है। और इसकी आप रेंज देखिए और इसकी स्पीड देखिए, 18 मैक 18, मतलब आवाज़ की रफ्तार से 18 गुना ज़्यादा की रफ्तार है, और 22,000 किलोमीटर पर आवर की इसकी अगर आप करें तो बनती है। और इसकी जो ऑपरेशनल रेंज बताई जा रही है वो हॉरिजॉन्टली 2000 किलोमीटर है, वर्टिकली 1500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और ये जदीद तरीन दिफाई निज़ाम जो चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसने नस्ब कर लिया है, और जब ये नस्ब हो चुका है तो भारत के लिए एक बहुत बुरी खबर है, क्योंकि वो अपने जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ICBMs हैं, उनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो अब वो नाकारा हो जाएंगे, क्योंकि ये उनको पहले से डिटेक्ट करके ज़ाया कर देगा। उनके ऊपर जो अरबों खरबों खर्चा कर रहे हैं अपने सारे प्रोग्राम के ऊपर, वो बेकार चला जाएगा जब ये हो जाएगा। और यहाँ से आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए, जो कि हमारे अस्करी अमूर पे गिरफ्त रखने वाले जो लोग बता रहे हैं कि ये हो सकता है पाकिस्तान के पास भी आ जाए, वो ये है कि पाकिस्तान 2018 से 2024 तक का सबसे बड़ा पार्टनर रहा है चाइना का दिफा के अंदर। मतलब 60% जो उन्होंने चीज़ें दिफा की एक्सपोर्ट की हैं वो पाकिस्तान को की हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ऑन रिकॉर्ड बात मौजूद है। तो यूँ हो सकता है मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान को ये वाला दिफाई निज़ाम भी मिल जाए। लेकिन एक और पेशरफ जो इसी खित्ते के अंदर हुई है वो ये है कि हमारे हमसायों में से एक और के पास S-400 रशिया वाला पहुंच चुका है, और S-400 टेस्ट किया जा रहा है ईरान के अंदर। दोस्तों, ईरान को जब रिसेंटली इजरायली बमबारी का सामना करना पड़ा तो उनको एहसास हुआ कि हमारा जो दिफाई निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। वो इतना कमज़ोर है कि वो इजराइल की जारहियत का मुकाबला नहीं कर सकता। उसके बाद उन्होंने हाथ पाँव मारना शुरू किए, और उसके बाद चाइना से रब्ता किया गया। चाइना का HQ-9 भी ईरान के अंदर मुंतकिल होने की खबरें आई, लेकिन फिर अब उसके बाद S-400 की खबर सामने आई है। ईरानी मीडिया जो है वो इसको चला रहा है कि S-400 को इस्फहान के करीब टेस्ट किया जा रहा है, और अभी ऑर्डर नहीं किया गया, लेकिन टेस्ट बुनियाद के ऊपर एक यूनिट उसका वहाँ पे नस्ब कर दिया गया है। और जब ये कामयाब तौर पर टेस्ट कर लिया जाएगा तो फिर इसको ऑर्डर करके ईरान से जो रशिया है उससे बाकायदा तौर पर मंगवा लिया जाएगा। और रशिया जो है वो आप यूँ कह लीजिए कि कोई भी झिझक महसूस नहीं करेगा अपना जो दिफाई निज़ाम है वो ईरान को देने के लिए, क्योंकि वो ईरान के लिए
जो है वो कुछ कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उनके साथ बहुत से दिफाई उनके मुआहदे जो हैं, मामलात हैं, वो चलते होते हैं। मतलब दोनों ने फैक्ट्रीज लगा रखी हैं, ईरान के अंदर भी और रशिया के अंदर भी, और वहाँ पे दोनों के जो पायलट्स हैं, दोनों के जो इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए इन दोनों के जो मुफादात हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं और ये ट्रेनिंग भी आपस में शेयर करते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। तो वो फिर हो सकता है मुस्तकबिल के अंदर अब ईरान के पास S-400 आ जाए, और जब ये आ जाएगा तो फिर इजराइल के लिए बुरी खबर है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।